हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त वंश। गुप्त वंश में हमने 100 प्रश्न छाँट कर लाए थे, एक सेट बनाया था और उसके 5 भाग किए थे, जिसमें हर एक भाग में 20 प्रश्न मिलेंगे। तो पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, 1 से 20 तक प्रश्न है। आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें 21 से 40 प्रश्न होंगे और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जो पिछले एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उन्हीं पैटर्न के आधार पर ये नए प्रश्न भी मैंने बनाए हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न एग्ज़ाम में मिल जाएँ और आपकी तैयारी सटीक हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 21। गुप्त वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त। तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। व्याख्या देखते हैं। समुद्रगुप्त इनका शासन 335 से 375 ईस्वी तक रहा है। उनके दरबारी कवि हरिशेन ने एक शिलालेख लिखा था, जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। उसमें लिखा था कि समुद्रगुप्त का एक नाम दिया था कविराज, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि हरिशेन ने दी थी। हरिशेन कौन थे? कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। अगला प्रश्न, गुप्त काल में निर्मित अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और अपनी चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं बौद्ध विहार और चैत्य के रूप में बनाई गई थीं। गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, हालांकि वे वैष्णववाद के प्रति अधिक झुके, यानी कि वैष्णववाद अपनाया उन्होंने, वैष्णववाद को प्रोत्साहन किया, लेकिन अन्य धर्मों का नुकसान नहीं पहुंचाया। अन्य धर्मों का भी संरक्षण किया, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म यानी और हिंदू धर्म, सभी का संरक्षण किया, लेकिन प्रोत्साहन किसका किया? वैष्णववाद को, यानी कि मानते थे वैष्णववाद को। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले धारण की? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट। व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट का शासन 319 से 335 ईस्वी तक रहा है। गुप्त वंश को शक्तिशाली बनाया और सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इससे पहले कौन राजा थे? तो वो थे श्रीगुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी और उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की पत्नी का नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी का नाम है कुमारी देवी। ये लिच्छवी राजकुमारी हैं और इनसे विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस ग्रंथ में शून्य की अवधारणा का उल्लेख मिलता है? मेघदूत, आर्यभट्टी, वृत्त संहिता, कदम्बरी। तो सही आंसर है आर्यभट्टी। ये एक किताब का नाम है जिसमें शून्य की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। व्याख्या देखते हैं, और ये आर्यभट्ट ने लिखी है। व्याख्या देखते हैं। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली का उल्लेख किया है, जो गणित और खगोल शास्त्र में क्रांतिकारी कदम था। यह गुप्त काल ही है वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है। शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को पराजित किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, बुद्धगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल किया था। व्याख्या देखते हैं। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने हूण आक्रमणकारियों को पराजित किया था, जिससे गुप्त साम्राज्य की रक्षा हुई, लेकिन बाद में हूणों का आक्रमण बार बार हुआ और ये उसको आक्रमण को रोक नहीं पाया। तो इसके बाद जो है गुप्त वंश कमज़ोर हो गया और इसी प्रकार उसका पतन हो गया। तो हूणों के आक्रमण की वजह से पतन हो गया। अगला प्रश्न, गुप्त काल में निर्मित लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, सांची। तो सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, यानी कि कुतुब मीनार परिसर के पास, वहाँ पे लौह स्तंभ गुप्त काल की धातु विज्ञान की उत्कृष्ट कृति है, क्योंकि इसमें अभी तक जंगाल या जंग नहीं लगा है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में बनवाया गया था, यानी कि ये लौह स्तंभ कब बनवाया गया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था और जंग प्रतिरोधी है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगती है। तो अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासकों ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया था? लोकतांत्रिक, केंद्रीकृत, सामंती, गणतांत्रिक। तो इसका सही आंसर है केंद्रीकृत। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीकृत। गुप्त वंश ने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था अपनाई, जिसमें राजा सर्वोच्च था
और ये सारे प्रश्न पेट में पूछे जा चुके हैं, व्याख्या में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस कवि ने रघुवंश लिखा था? बाणभट्ट, कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक। तो सही आंसर है कालिदास। व्याख्या देखते हैं। कालिदास कालिदास ने रघुवंश और कुमार संभव जैसे महाकाव्य लिखे जो गुप्त काल की साहित्यिक समृद्धि को दर्शाते हैं। वे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। ज़्यादातर दरबारी कवि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? मेगास्थनीज, फाहियान, हैंसांग, इब्न बतूता। तो इसका सही आंसर है चीनी यात्री फाहियान ने यात्रा की थी भारत की। व्याख्या देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 तक भारत में रहा है और ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। और इसने क्या किया? गुप्त साम्राज्य की समृद्धि, प्रशासन और बौद्ध धर्म की स्थिति का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त। तो ये है समुद्रगुप्त, क्योंकि इनके पिता हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट और उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से शादी की थी, तो इसी वजह से समुद्रगुप्त इस लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे, इसीलिए इनको लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र यानी कि लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र कहा गया है क्योंकि उनकी माता लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी। यह उपाधि प्रयाग प्रशस्त में उल्लेखित है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस नाटककार ने मृच्छकटकम लिखा था? कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर है शूद्रक। शूद्रक ने मृच्छकटकम लिखा था। व्याख्या देखते हैं। शूद्रक ने गुप्त काल में मृच्छकटकम यानी मिट्टी का खिलौना, मृच्छकटकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, नामक नाटक लिखा था। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासकों ने किस प्रकार की कला को प्रोत्साहन दिया? यथार्थवादी कला, अमूर्त कला, आधुनिक कला, आदिवासी कला। तो इनकी कला जो थी यथार्थवादी कला थी, तो ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देखते हैं। यथार्थवादी कला, गुप्त वंश ने यथार्थवादी कला को प्रोत्साहन दिया, जैसे अजंता की चित्रकला और सांची की मूर्तिकला। यह कला बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से प्रेरित थी। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस मंदिर को हिंदू वास्तुकला का प्रारंभ माना जाता है? कैलाश मंदिर, भीतरगांव मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर। तो इसका सही आंसर है भीतरगांव मंदिर, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। भीतरगांव मंदिर मध्य प्रदेश में है। गुप्त काल में बनाया गया था। हिंदू मंदिर वास्तुकला का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है और यह वैष्णववाद को समर्पित था। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने साकेत को अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड, सी। चंद्रगुप्त सेकंड ने साकेत, जिसको अयोध्या बोलते हैं, को अपनी राजधानी के रूप में उपयोग किया। हालांकि पाटलिपुत्र प्राथमिक राजधानी थी। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस वैज्ञानिक ने वृत्त संहिता लिखी थी? आर्यभट्ट, बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। तो सही आंसर है बारामिहिर, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। बराहमिहिर ने वृत्त संहिता लिखी जो ज्योतिषी, खगोल शास्त्र और सामाजिक जीवन पर आधारित थी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासकों ने किस धातु की खोज को बढ़ावा दिया? तांबा, लोहा, सोना, चांदी। तो इसका सही आंसर है लोहा। व्याख्या देखते हैं। लोहा, गुप्त वंश ने धातु विज्ञान में लोहे की खोज और उपयोग को बढ़ावा दिया, जैसा कि दिल्ली के लौह स्तंभ में देखा जाता है। यह स्तंभ जंग प्रतिरोधी तकनीक का उदाहरण है, यानी कि इसमें कभी जंग नहीं लगती है। गुप्त काल में किस भाषा का साहित्यिक विकास हुआ? प्राकृत, संस्कृत, पाली, तमिल। तो इसका सही आंसर है बी, संस्कृत भाषा। व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। कालिदास, विशाखदत्त और शूद्रक जैसे साहित्यकारों ने संस्कृत में रचनाएं लिखी हैं, तो संस्कृत का विकास यहीं से प्रारंभ हुआ है। पहले ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरामाइक भाषाएं चलती थीं। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने रामगुप्त को पराजित किया? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने रामगुप्त को पराजित किया था। व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने भाई रामगुप्त को पराजित कर गुप्त सिंहासन प्राप्त किया था। तो यहाँ से व्याख्या से एक जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने कैसे सिंहासन या किसको पराजित करके सिंहासन हासिल किया था।
तो अपने ही भाई रामगुप्त को हराकर सिंहासन पर कब्जा किया था। तो यह घटना आपको मिल जाएगी देवीचंद्र नाटक में, देवीचंद्र गुप्तम नाटक में वर्णित है। गुप्त काल में किस बौद्ध स्थल का विकास हुआ? कुशीनगर, नालंदा, वैशाली या राजगृह? नालंदा इसका सही आंसर है। व्याख्या देखते हैं। नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में शिक्षा और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। फाहियान ने इसकी समृद्धि का वर्णन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न। गुप्त वंश के शासकों ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया? औद्योगिक, कृषि आधारित, व्यापारिक और सामंती? तो सही आंसर है कृषि आधारित। व्याख्या देखते हैं। कृषि आधारित। गुप्त वंश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी, हालांकि व्यापार और सिक्कों का प्रचलन भी महत्वपूर्ण था। गुप्त शासकों ने सिंचाई और भूमि सुधारों को प्रोत्साहित किया। यहाँ से 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हमारा पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगला वीडियो हमारा पार्ट 3 आएगा, जिसमें 41 से 60 प्रश्न होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।